जो मेन मेन सब्जेक्ट्स टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आप लोग में से कितने लोग आपका जो एसएनटी डिपार्टमेंट का बजट बनाते हो? क्योंकि आपका जो प्लैनेट है, प्लैनेट 33 है, आप जानते हो ना? आप लोगों का जो प्लैनेट है एसएनटी डिपार्टमेंट का, वो प्लैनेट 33 है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, आप जानते हो ना? तो हाँ सर। हाँ, तो बजट का मतलब ये है कि अनुमान लगाना। आपको सबको मालूम है कि रेलवे के पास तो मतलब फंड्स की कोई ऐसा नहीं है कि आपको जितना चाहे जितने मन चाहे आप खर्चा कर सकते हो। तो आपको रेलवे बोर्ड हर साल में अगले साल का बजट बनाने के लिए आपको 6 महीने पहले कार्रवाई करनी पड़ती है कि अगले साल में आप कौन से वर्क्स पे आप खर्चा करने वाले हो।
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें ये खर्चे हैं। अगर आपका जो नए बिल्डिंग्स बनाने हैं, नए आपको ब्रिजेस बनाने हैं, तो ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सब इसमें आपको बताना पड़ता है कि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से मेरा जो ग्रांट है मेरा 500 करोड़ से बढ़ गया है। तो आपको नॉर्मली जो है उस पर चर्चा करती है पार्लियामेंट और आपको फाइनल ग्रांट एडवाइस करती है। फाइनल ग्रांट इज नॉर्मली जो है आपको 15 या 20 मार्च तक आपको फाइनल ग्रांट एडवाइस कर देती है और आपको हेडक्वार्टर से आपको सारे डिविजन्स को जो है 15 या 16 मार्च को कि आपका ये फाइनल ग्रांट है। इसी में आपको आपका खर्चा सीमित रखना है। अगर आपने इससे ज्यादा हो गया तो आपको यह अनुमान रखना है कि इससे जितना ज्यादा हो गया है उससे आप ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते हो। अगर आपका आप देखते हो कि आपका खर्चा जो है 1,20,000 हो चुका है और आपका जो फाइनल ग्रांट आ रही है केवल 1,10,000 आ रहा है, तो आपने ऑलरेडी 10 लाख रुपीस यू ऑलरेडी स्पेंट मोर देन योर फाइनल ग्रांट। ये नहीं कि आप मार्च महीने का और बिल्स बढ़ाते जाते हो। तो आप क्या करते हो, सारे बिल्स रोक देते हो कि भाई मेरा ग्रांट ही 1,10,000 है और मैं 10 लाख से ऑलरेडी एक्सीड कर चुका हूं। तो आप क्या करते हो, बिल्स पे रोक लगा देते हो। आप एग्जीक्यूटिव्स को बोल देते हो कि भाई आप बिल्स मत भेजिए, मेरे पास फाइनल ग्रांट आया है, मेरा ग्रांट जो है केवल 1,10,000 है और मेरा 1,20,000 मेरा खर्चा हो चुका है। आप बिल्स रोक के रखिए, अगले साल जब बजट ग्रांट आएंगे तब आप नए बिल्स पेश किए, तभी आप बिल्स पास होगा करके। तो ये फाइनल ग्रांट आने के बाद आपका अकाउंट क्लोज होता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है और मार्च अकाउंट बन जाती है पूरी साल की। अभी जैसे 22-23 का जो ग्रांट अभी आपने 21-22 का अकाउंट क्लोज होएगा। अभी आपका जो है 21-22 का अकाउंट जो है अभी क्लोज होगा। 31 मार्च होके गया है, आज तारीख क्या है, 4 अप्रैल है। अभी आप आज के तारीख में आप पिछले साल का कोई भी बिल जब तक आपको करंट ईयर का ग्रांट नहीं मिलता है तब तक आप उस पर कोई भी बिल पास नहीं कर सकते हो। करंट ईयर में जब तक आपको हेडक्वार्टर से बजट ग्रांट नहीं मिलती है तो आप क्या बोलते हो, आपका सिस्टम ही आपको अलाउ नहीं करेगा। आईपास सिस्टम में अगर आप बिल पास करने की कोशिश करेंगे, आजकल तो बजट ग्रांट कंपाइलेशन सब कुछ जो है कंप्यूटराइज्ड है। आईपास आप लोग आईपास से कितने लोग वाकिफ हो? आईपास मालूम है ना आपको? आपका जितना भी सैलरी रिलेटेड, एक्सपेंडिचर रिलेटेड आजकल सब आईपास में होता है। ये जो मैंने आपका बजट कंपाइलेशन जो मेथड मैंने बताया था, आजकल सब कंप्यूटराइज्ड है। पहले से ये सब मैनुअल था, मैनुअल बन के हेडक्वार्टर में आते थे, हेडक्वार्टर में कंपाइल होता था और एक बजट बन के बोर्ड में जाती थी। आजकल क्या है, आप आपके यूनिट में ही बैठ के आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया है, सभी एग्जीक्यूटिव्स को यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है। आईपास में आप लॉग इन करते हो, अपना यूजर आईडी या लॉगिन आईडी जो दिया है उसमें आप यूजर आईडी ये करते हो, यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके लॉग इन करते हो। आपका बजट एस्टिमेट्स, आपका रिवाइज एस्टिमेट्स, आपका फाइनल एस्टिमेट सब सिस्टम के थ्रू होता है। हेडक्वार्टर का कोई रोल नहीं होता है। आपने जो डाल दिया है उसमें आपने जो उसमें फिगर्स फीड कर दिया और एक बार आपने कंफर्म कर दिया तो वो लॉक हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप बिल पास करने की कोशिश भी करोगे आपका, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आज के तारीख में अगर आप 31 मार्च का कोई बिल पास करने की कोशिश करेंगे पिछले साल के अकाउंट में कैश का, सिस्टम ही आपको अलाउ नहीं करेगा। अभी आपके पास केवल जेवी समझते हो आप लोग? दूसरे रेलवे का अगर जैसे आपने दूसरे रेलवे का कोई खर्चा किया, दूसरे रेलवे का जो इंजन का लोकोमोटिव्स का आपने मेंटेनेंस किया, दूसरा रेलवे का जो एसेट्स का आपने मेंटेनेंस किया, तो खर्चा आप क्या करते हो दूसरे रेलवे से? आपने उनका वो रेलवे का खर्चा था जो हमने किया है, तो हम उनसे पैसे मांगते नहीं है। हम क्या करते हैं, उनपे बुक एंट्री करते हैं कि भैया ये एंट्री जो है, ये खर्चा जो है ये आपका था, ये आपके अकाउंट में आना चाहिए। ये इसके लिए हम क्या करते हैं, बुक एंट्री पास करते हैं। जो रेलवे के खर्चा जिस रेलवे के लिए हमने खर्चा किया था उस रेलवे में हम डेबिट भेज देते हैं। ये जो खर्चा है ये आपके रेलवे का है, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए ये खर्चे को। उसी तरह से दूसरे रेलवे भी हमको भेज देती है डेबिट, ये आपके पश्चिम रेलवे का ये काम हमने किया था, इसका डेबिट्स हमको भेजते हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ भैया ये रेलवे का, वेस्टर्न रेलवे का डेबिट्स है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये
आपका जो खर्चे का जो है खर्चा जो है नॉर्मली दो टाइप ऑफ खर्चा होता है। एक कैश एक्सपेंडिचर जो आप बिल्स पास करते हो, और एक एडजस्टमेंट जो बुक एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, बुक एडजस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास आप साहब आप अगर आप रतलाम डिवीजन में हो, रतलाम डिवीजन ने अगर कोई खर्चा किया बड़ौदा डिवीजन के लिए, तो आप क्या करते हो, रतलाम डिवीजन का जो खर्चा है वो खर्चा आप बना के बड़ौदा डिवीजन को बोलते हो, बड़ौदा डिवीजन का ये काम था, ये बड़ौदा डिवीजन को टीसी बना के, मतलब एक एक टीसी बना के भेज देते हो कि भैया ये बड़ौदा डिवीजन का खर्चा है, ये बड़ौदा डिवीजन में क्या बड़ौदा डिवीजन के अकाउंट्स में आना चाहिए। उसी तरह से ये तो केवल एक दो डिवीजन सेम रेलवे के बीच में, मतलब एक ही रेलवे के दो डिवीजन के बीच में हुआ। अगर आपने आपका रतलाम डिवीजन ने कोई सेंट्रल रेलवे का नागपुर डिवीजन का कोई काम किया है, तो आप क्या करते हो, उसका जो खर्चा है आप सेंट्रल रेलवे को ट्रांसफर करते हो कि भैया ये नागपुर डिवीजन का खर्चा है, ये हमने वेस्टर्न रेलवे में रतलाम डिवीजन में खर्चा किया है, तो ये डेबिट आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो सेंट्रल रेलवे उसको एक्सेप्ट कर लेती है। सिमिलरली दूसरा कोई रेलवे होगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, वो बोलती है जबलपुर में ये काम हुआ है रतलाम डिवीजन का, और वो हमको डेबिट भेजती है हेडक्वार्टर में, वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में भेजती है कि ये खर्चा जो है रतलाम डिवीजन का है, जो WCR रेलवे ने किया है। तो वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर क्या करती है, वो डेबिट जो है रतलाम डिवीजन को भेजती है। रतलाम डिवीजन चेक करती है कि हाँ भैया ये खर्चा रतलाम डिवीजन को पर्टेन करता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो एक्सपेंडिचर में हमेशा दो पोर्शन होता है, कैश पोर्शन, एडजस्टमेंट पोर्शन। कैश पोर्शन जो है आप जो बिल्स पास करते हो आई पास में, एडजस्टमेंट पोर्शन जो है वो आपका बुक एडजस्टमेंट है। तो साल आपका जब खत्म होता है आप अकाउंट्स क्लोज करते हो। अकाउंट्स क्लोज करने वाली भी अभी आपका अकाउंट्स क्लोज हो चुका है, मार्च 22 का अकाउंट्स कैश के लिए बंद हो चुका है। अभी आप मार्च 22 का कोई भी कैश का बिल्स पिछले साल के अकाउंट में पास नहीं कर सकते हो। अगर आपका पिछले साल का कोई बिल बच गया है, तो अगर आपको पास करना है, आपको ये 22-23 के अकाउंट में ही पास करना है, प्रोवाइडेड आपको बजट ग्रांट मिला होगा तभी आप पास कर सकते हो, नहीं तो आपको सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। आपने बिल पास करने की कोशिश करेंगे, प्रॉम्प्ट आएगा कि ग्रांट नहीं है, तो आप बिल पास नहीं कर सकते हो। तो पिछले साल का जितना भी आपका बिल पेंडिंग रहेगा, जब तक आपको हेडक्वार्टर से ग्रांट नहीं आती है, बजट ग्रांट नहीं आती है, आप बिल पास नहीं कर सकते हो। तो आपका अकाउंट जब क्लोज हो गया 21-22 का, 21-22 का अकाउंट क्लोज होने के बाद एक स्टेटमेंट बनता है पूरे साल का। रतलाम डिवीजन, बोलिए। जो स्टोर्स के खर्चे होते हैं क्या वो भी आई पास में पास होते हैं या अलग पोर्टल में पास होते हैं? बिल्कुल आई पास में ही पास होता है, अलग अलग है। केवल IREPS वगैरह वगैरह जो है, सब जो भी खर्चा है स्टोर्स का भी जो है आई पास करने, बिल एक्सपेंडिचर पास करने के लिए केवल आई पास ही है, और कोई मॉड्यूल ही नहीं है, और कोई भी मॉड्यूल नहीं है बिल पासिंग के लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, बिल पासिंग के लिए केवल आई पास ही है, चाहे स्टोर्स का हो, चाहे स्टोर्स रिलेटेड हो, कोई और भी हो, स्टोर आपको आई पास के थ्रू ही करना है। आपको रजिस्टर करेगा एग्जीक्यूटिव और बिल पास करेगा अकाउंट्स में। ठीक है, आपका जो कैश एक्सपेंडिचर बंद हो चुका है 21-22 के लिए, 21-22 के लिए आपका जितना कैश एक्सपेंडिचर था, अभी आप कोई भी बिल 21-22 में पास नहीं कर सकते हो। आपको जो भी बिल पास करना है 21-22 का, अगर आपके पास कोई बिल पड़ा है तो आप 22-23 के अकाउंट में पास करोगे, प्रोवाइडेड, अगर प्रोवाइडेड मतलब समझते हो, बशर्ते आपके पास 22-23 का ग्रांट अगर आया होगा तभी आप पास कर सकते हो, नहीं तो अगर आप बिल कोई भी बिल पास नहीं कर सकते हो पास में। अभी आपके पास 21-22 का केवल आपका जो जितना भी बुक एडजस्टमेंट्स है, बुक एडजस्टमेंट समझते हो ना, जैसे मैंने बताया था किसी और रेलवे के लिए आपने खर्चा किया होगा, उसका जो भी आपका लेन देन करना है बुक एडजस्टमेंट, वो आपको 5 या 6 तारीख तक आपको डेबिट ट्रांसफर करना है। वो जितना भी आपको डेबिट क्रेडिट करना है, दूसरे रेलवे में ट्रांसफर करना है या दूसरे रेलवे से जो आया है आपको एक्सेप्ट करना है, ये 5 या 6 तारीख तक आपको ये कार्रवाई भी 5 या 6 तारीख तक आपको समाप्त करना है। और 21-22 जो है आपका नॉर्मली जो है 6 या 7 तारीख तक पूरा बंद हो जाता है, चाहे कैश हो चाहे बुक एडजस्टमेंट हो। नॉर्मली 6 और 7 तक डिवीजन के लिए बंद हो जाता है। जितना भी आपका बुक कैश तो आपको 31 को क्लोज हो गया, बुक एडजस्टमेंट जितना भी है आपको नॉर्मली 6 या 7 को क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद आपका क्या होता है, बजट से रिलेटेड मैं बता रहा हूं आपको।
आप यहाँ हेडक्वार्टर में बोलते हैं कि हाँ भैया पूरा वेस्टर्न रेलवे के पोजीशन निकालते हैं, वो पूरा वेस्टर्न रेलवे का पोजीशन निकालते हैं सेपरेटली अंडर रेवेन्यू, सेपरेटली अंडर कैपिटल। रेवेन्यू में देखते हैं कि एसएमएच 01 में ग्रांट था मेरा 10 करोड़ रुपया पूरा वेस्टर्न रेलवे का, 10 करोड़ रुपया वेस्टर्न रेलवे खर्चा है, और मेरा खर्चा हुआ है केवल 9 करोड़ या 9 करोड़ 50 लाख। तो मतलब क्या है, मेरा 50 लाख रुपया सेविंग बच गया है मेरा। सिमिलरली एसएमएच 02 जो नॉर्मली है, जैसे मैंने बताया था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस परमानेंट वे, आपका जो पटरियों का जो खर्चा होता है वो सारा जो बुकिंग है एसएमएच 02 में बुक होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो ग्रांट आता है उसके सामने खर्चा कितना हुआ, फिर उसके बाद हर एसएमएच का फाइनल ग्रांट एक्सपेंडिचर कंपेयर करते हैं। और सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको ग्रांट कितना मिला था, न्यू लाइंस में ग्रांट कितना मिला था, कैपिटल में कितना मिला, डीआरएफ में कितना मिला, सेफ्टी फंड में कितना मिला, आरआरएस में कितना मिला, और उसके अगेंस्ट में आपका खर्चा कितना हुआ अलग अलग सोर्सेस में। रेवेन्यू में क्या होता है, एसएमएच होता है, कैपिटल में क्या होता है, प्लानेड होते हैं, और सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड्स कौन से हैं, मैंने आपको बताया था सोर्सेस ऑफ फंड्स कौन से हैं, कैपिटल, सेफ्टी फंड, डीआरएफ, डीएफ, आरआरएस के, ये 5 सोर्सेस है जो पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं फॉर वोटिंग। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, इसमें सब पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, ठीक है। तो फाइनल ग्रांट जब आप कंपेयर करेंगे, न्यू लाइंस का खर्चा आपको ग्रांट अलग अलग ये 5 फंड में मिलती है, कैपिटल में मिलती है, डीआरएफ में मिलती है, डीएफ में मिलती है, सेफ्टी फंड में मिलता है, और आरआरएस के में अलग अलग ग्रांट मिलते हैं। इसके अगेंस्ट में आपको खर्चा कितना हुआ उसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ये स्टेटमेंट जो जिसमें आप कंपैरिजन करते हो आपका फाइनल ग्रांट और आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर, उसको कहलाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ये साल में एक ही बार बनता है, और वो कब बनता है, आपका साल का अकाउंट क्लोज होने के बाद। साल का अकाउंट क्लोज होने के बाद एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनती है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझते हो क्या है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली यही है कि आपका साल खत्म हो चुका है, साल खत्म होने के बाद आपका खर्चा कितना हुआ, आपका ग्रांट कितना था, आपका बजट ग्रांट क्या था, आपका फाइनल ग्रांट क्या है, आपका खर्चा कितना है। अप्रोप्रिएशन में आप अकाउंट्स में आपको ये कंपैरिजन दिखाना है आपको हर एसएमएच के सामने, हर कैपिटल एक्सपेंडिचर में, हर प्लानेड, हर सोर्स के सामने ये आपको दिखाना है आपका खर्चा बजट ग्रांट से ज्यादा कितना है, फाइनल ग्रांट से ज्यादा कितना है, और उसका रीजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल न्यू प्लानेट 33 में आपका खर्चा कितना हुआ है अंडर कैपिटल, फाइनल ग्रांट क्या था। प्लानेट 33 में डीआरएफ में ग्रांट कितना था, खर्चा कितना हुआ है। ये इसका सब आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के आपको हेडक्वार्टर भिजवाना है। हेडक्वार्टर भिजवा के यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। आजकल ये भी सिस्टम ड्रिवन है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जब मैं करता था तब वो मैनुअल था, जितना था सब मैनुअल, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन था। जितना भी था यूनिट वाले कंपाइल करके हेडक्वार्टर भिजवाते थे, हेडक्वार्टर में इसको कंपाइल करके हम बोर्ड भिजवाते थे। आजकल क्या है, ये सारा जो है सिस्टम ड्रिवन है। आईपास में ही आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने का सुविधा दिया गया है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है, आपको लॉगिन करना है, आपको फिगर्स फीड करने हैं, आपको रीजन देने हैं। रीजन जैसे मैंने बताया था, अगर आपको फाइनल ग्रांट से एक्सीड किया है तो क्यों एक्सीड किया था, फाइनल ग्रांट से कम है तो आपको रीजन देना है कि आपने कम खर्चा क्यों किया, आपने सही समय पे सरेंडर क्यों नहीं किया है। तो ये हो गया आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हेडक्वार्टर में आती है, कंपाइल होती है पूरी वेस्टर्न रेलवे की, और हम क्या करते हैं, इसको हम भेजते हैं रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही आपको मैंने बताया था कि बजट के जो है 4 फंक्शन, बजट बनाने में 4 फंक्शंस है, प्रिपरेशन ऑफ बजट, वोटिंग ऑफ बजट, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट और रिव्यू ऑफ बजट। ये पोर्शन जो अप्रोप्रिएशन ऑफ बजट जो है, ये रिव्यू ऑफ बजट में आता है।
ये रिव्यू कौन करेगा? ये आपको ये जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है दोबारा ये पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है थ्रू ऑडिट डिपार्टमेंट के थ्रू। ऑडिट वाले इस पर एग्जामिन करेंगे आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को। आपका अगर आप डिविजन्स में काम कर रहे हो आपको मालूम होगा कि आपका जो जितना भी खर्चा है आपका जो अकाउंट्स के जो सीनियर डीएफएम है या डीएफएम है वो आपका जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बना के आपका जो लोकल ऑडिट है उसको भिजवाता है, उसे सर्टिफाई करवा के ही वो हेडक्वार्टर में फॉरवर्ड करता है। तो ये हेडक्वार्टर में भी ये सारे यूनिट्स के जितने अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आए हैं उसको हम कंपाइल करते हैं और वेस्टर्न रेलवे का पोजीशन यहाँ हेडक्वार्टर में भी एक ऑडिट डिपार्टमेंट बैठी है जो पूरे वेस्टर्न रेलवे के अकाउंट चेक करेगा। वो लेके वो चेक करेगा कि आपके लोकल ऑडिट में क्या होगा, सिर्फ आपका लोकल अप्रोप्रिएशन लोकल यूनिट का ही केवल होता है। यहाँ पर क्या होगा, पूरे वेस्टर्न रेलवे की पोजीशन जो है वो एग्जामिन करेंगे और उसमें जो रीजंस है आपका फाइनल ग्रांट से ज्यादा खर्चा कम खर्चा उसका रीजंस को एग्जामिन करेंगे। हर एसएमएच के अंडर, हर प्लैनेट के अंडर, हर सोर्स के अंडर एग्जामिन करेंगे। रीजंस जायज है तो वो मान लेंगे हाँ भैया इनका रीजन जो है जायज है। रीजन नॉर्मली क्या होता है, आपको जब मालूम पड़ा कि आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, आपको जब मालूम पड़ा आपको ग्रांट 1 करोड़ रुपए मिला है तो आप क्या करते हो, रिवाइज एस्टिमेट, जैसे मैंने आपको बताया था बजट रिव्यू करने के 3 रिव्यूज है, रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट, फाइनल एस्टिमेट। तो आपको जब शुरू में जब बजट ग्रांट जब आपको 1 करोड़ दिया था तो और जब आपने रिवाइज एस्टिमेट जब आप सबमिट किया तभी आपने देख लिया था आपको 1 करोड़ में आपको ये कम पड़ेगा आपको। तो आप क्या करते हो, रिवाइज एस्टिमेट में ज्यादा प्रोजेक्ट करते हो। 1 करोड़ नहीं होगा, हमको 1 करोड़ 50 लाख चाहिए। फिर भी बोर्ड क्या बोलती है, नहीं आप 1 करोड़ में काम कीजिए, 1 करोड़ में काम करना पड़ता है। फाइनल ग्रांट, फाइनल एस्टिमेट जब भिजवाते हो तभी आप दोबारा बोलते हो कि हमारा जो खर्चा है 1.5 करोड़ के करीब लगता है तो 1.5 करोड़ तक हमको ग्रांट चाहिए। तो बोर्ड क्या करती है, आपको 1.5 करोड़ नहीं, आपको केवल 1 करोड़ 30 लाख देती है। तब तक आप क्या करते हो, ऑलरेडी आपका 1 करोड़ 40 लाख खर्चा हो चुका है। तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि हमारा ट्रेंड ऑफ एक्सपेंडिचर इतना था, हमने हर बजटरी स्टेज में हमने रेलवे बोर्ड से ज्यादा ग्रांट मांगी थी, हमने रिवाइज एस्टिमेट के स्टेज में भी ज्यादा फंड मांगी थी, हमने फाइनल एस्टिमेट के स्टेज में भी हमने ज्यादा फंड मांगी थी, मगर बोर्ड ने हमको ग्रांट कम दिया था जिसकी वजह से ये एक्सेस हो चुका है। तो इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन अगर आप देते हो तो ऑडिट बोलती है हाँ भैया इस रेलवे ने बजट सही तरीके से पेश किया है, उनको अनुमान लगा था कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाला है, उन्होंने रिवाइज एस्टिमेट में ज्यादा फंड मांगा है, उन्होंने फाइनल एस्टिमेट में भी ज्यादा फंड मांगा है, मगर रेलवे बोर्ड ने ही इनको ग्रांट कम दिया था जिसकी वजह से इनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। दूसरी बात, अगर आपने 1 करोड़ रुपए आपको ग्रांट दिया है और आपने रिवाइज एस्टिमेट में अगर आप देखते हो आपका खर्चा केवल 30 लाख है तो आप क्या करते हो, बोर्ड को बोलते हो कि हमको 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमको 50 लाख ही चाहिए, 50 लाख में हमारा काम हो जाएगा, तो सरेंडर कर देते हो। अगर बोर्ड ने फिर भी आपका सरेंडर एक्सेप्ट नहीं किया और आपको बजट ग्रांट ही रिपीट किया और फाइनल एस्टिमेट में भी आपने दोबारा सरेंडर किया कि हमको 50 लाख ही चाहिए, तो भी बोर्ड ने अगर आपको 1 करोड़ ही ग्रांट दिया फाइनल ग्रांट में भी, तो भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमने हर बजटरी स्टेज में हमने फंड सरेंडर किए थे, मगर बोर्ड ने हमको हमारा सरेंडर एक्सेप्ट नहीं किया और हमको ज्यादा फंड दिया, जिसके वजह से आज हमारे रेलवे में इस पर्टिकुलर एसएमएच में फंड बच गया है। तो इसमें हमारा रेलवे का कोई दोष नहीं है, हमने हर बजटरी स्टेज में रिवाइज एस्टिमेट और फाइनल एस्टिमेट में हमने सरेंडर प्रोजेक्ट किया, मगर रेलवे बोर्ड ने हमको ज्यादा ग्रांट दिया तो इसकी वजह से सेविंग हुआ है। हाँ, ऑडिट एग्जामिन करेंगे, हाँ इस रेलवे ने हमारा जो रिवाइज एस्टिमेट चेक करेंगे, हमारा फाइनल एस्टिमेट चेक करेंगे, हाँ इन्होंने सरेंडर किया था मगर बोर्ड ने सरेंडर एक्सेप्ट नहीं किया और ज्यादा ग्रांट दिया है, तो हमारा जो रीजन है वो जायज है। तो सभी एक्सएमएच का, सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सभी प्लैनेट सोर्सेस का अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो है कंपाइल करके वेस्टर्न रेलवे कंपाइल करती है और वो क्या करती है, हमारी ऑडिट क्या करती है, रेलवे बोर्ड में एक पीडीए, एक सीएजी ऑफिस है, अगर आप जानते हो, उसका हिंदी मुझे मालूम नहीं है, अंग्रेजी में बोलता है कंट्रोलर, सीएजी ऑफिस जिसको बोलता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सभी ऑडिट का जो हेड होता है, जैसे हमारा रेलवे बोर्ड है, ऑडिट का जो हेड है वो सीएजी है,
इट इज कॉल्ड, हमारा जो रेलवे का जो ऑडिट है इट इज ए CAG ऑडिट. हमारा लोकल ऑडिट, हमारा जो अकाउंट्स है इट इज नॉट ऑडिटेड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज ए CAG ऑडिट. हर अकाउंटिंग यूनिट में एक ऑडिट ऑफिसर बैठा हुआ है. तो हमारा जो ऑडिट है इट्स ए CAG ऑडिट. वो CAG ऑफिस में भिजवाता है. CAG ऑडिट क्या करती है, सभी रेलवेज का ऑडिट कंपाइल करती है और एक इंडियन रेलवेज का ऑडिट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के सामने. और जब पार्लियामेंट के सामने रखेंगे वो, तो वो देखती है कि जब पार्लियामेंट के सामने रखते हैं तो वो बताएंगे वेस्टर्न रेलवे को ये इतना ग्रांट था, उसने इस ग्रांट से इतना ज्यादा खर्चा किया है उसमें, और उनका रीजंस वगैरह 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 जायज रीजंस है, उसकी वजह से उनका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो रेलवेज ने ज्यादा खर्चा किया है और रीजंस जो है उनका वैलिड नहीं है तो वो पॉइंट आउट करती है ऑडिट. उस रेलवे का जो ऑडिट है वो पॉइंट आउट करती है कि इनका ये रीजंस जायज नहीं है. तो रेलवे क्या करती है, पार्लियामेंट क्या करती है, उस रेलवे बोर्ड बुलाती है कि भैया ये रेलवेज में ज्यादा हुआ है, आप रीजंस मंगाइए. तो रेलवे बोर्ड क्या करती है, उस रेलवे से रीजन मंगाती है और रीजन पेश करना पड़ता है, पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ता है. पार्लियामेंट अगर संतुष्ट हुआ कि हाँ भैया इस रेलवे रीजन जायज है तो वो मैटर ड्रॉप करती है. अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या बनता है, आपका ऑडिट पारा बनता है, ड्राफ्ट पारा बनता है. और जो रेलवे में ये ऑडिट पारा ड्राफ्ट पारा हुआ वो नीचे डाउन द लेवल आती है, कौन सा रेलवे किस बंदे ने प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी फिक्स, क्यों रेलवे ने क्या समय पर फंड्स क्यों ने सरेंडर किया, या अपने खर्चे पर क्यों ने रोक लगाया जिसकी वजह से आपको ज्यादा हुआ. तो अगर ड्राफ्ट पारा ऑडिट पारा बनके उस रेलवे को एडवाइस करती है कि आपको अगले साल से आपको सतर्क रहिए और ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए. तो आपका जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये दोबारा पार्लियामेंट करती है कि हमने जितना वोट दिया, जितना हमने वोट किया था उससे ज्यादा या कम खर्चा किया है, तो क्यों किया है क्यों नहीं किया, इस पे चर्चा होती है और रेलवे बोर्ड को मतलब बताया जाता है कि आप अगले साल से इस पर ध्यान दीजिए करके. तो जैसे मैंने बताया था, प्रिपरेशन ऑफ बजट और एग्जीक्यूशन ऑफ बजट ये रेलवे के पास है. वोटिंग ऑफ बजट और रिव्यू ऑफ बजट ये पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज है. प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन इज एन एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज और वोटिंग एंड रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज इज ए पार्लियामेंट्री फंक्शन. तो ये आपको हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में आ जाए. बजट के 4 स्टेजेस बचाइए, प्रिपरेशन ऑफ बजट, वोटिंग ऑफ बजट, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट और रिव्यू ऑफ बजट. प्रिपरेशन ऑफ बजट, वोटिंग ऑफ बजट, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट और रिव्यू ऑफ बजट, ये 4 स्टेजेस है बजट के. ये आपके साल में ये 4 स्टेजेस तो होना ही होना है. जैसे मैंने आपको बताया था साल की शुरुआत में, बजट एस्टिमेट के आधार पे आपको बजट ग्रांट मिलेगा, रिवाइज एस्टिमेट के आधार पे आपको रिवाइज ग्रांट मिलेगा, फाइनल एस्टिमेट के आधार पे आपको फाइनल ग्रांट मिलेगी. DRF का फुल फॉर्म डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. SF नॉर्मली आपको SF का फुल फॉर्म पूछेगा, सेफ्टी फंड. RSF मतलब रेलवे सेफ्टी फंड. नॉर्मली क्या करते हैं, RSF स्टैंड्स फॉर रेलवे सेफ्टी फंड. RRSK राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष. ठीक है. फिर और एक मुझे कहा गया है कि बजटरी टर्म्स के बारे में आपको बताएं करके. फाइनल एस्टिमेट सबमिट करने के बाद, फाइनल एस्टिमेट सबमिट आपको जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनल एस्टिमेट कब आप सबमिट करते हो, नॉर्मली जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आप फाइनल एस्टिमेट सबमिट करते हो और बोर्ड को भिजवाते हो. फाइनल एस्टिमेट कंपाइल होने के पहले बोर्ड क्या बोलती है, अगर आपको फाइनल एस्टिमेट में और कोई चेंजेस करना है, फाइनल एस्टिमेट में आपने जो फाइनल एस्टिमेट एडवाइस किया है उसमें अगर आपको कोई करेक्शन करना है, हम पार्लियामेंट को पेश करने से पहले अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप हमको फलाना डेट के पहले, नॉर्मली क्या करती है लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक वो मांग लेती है कि अगर आपको फाइनल एस्टिमेट में कोई चेंज करना है तो हमको बताइए. 28 फरवरी तक नॉर्मली वो बोल देती है अगर आपको फाइनल एस्टिमेट में कोई चेंज करना है तो बताइए. जो फाइनल एस्टिमेट में जो चेंज होता है ना,
उसको कहलाता है फाइनल मॉडिफिकेशन। जो आपने फाइनल एस्टिमेट में जो चेंज करना है, आपको फाइनल एस्टिमेट में जो चेंज करना है, और कौन से माध्यम से चेंज कर सकते हो? फाइनल मॉडिफिकेशन का माध्यम से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने फाइनल एस्टिमेट में कम प्रोजेक्शन दिया है, तो आप फाइनल मॉडिफिकेशन के जरिए आपका फाइनल एस्टिमेट आप करेक्ट कर सकते हो। तो फाइनल मॉडिफिकेशन नॉर्मली एक केवल फाइनल अगर आपको पूछेंगे फाइनल मॉडिफिकेशन क्या है, फाइनल मॉडिफिकेशन केवल यही है कि आपके फाइनल मॉडिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग योर फाइनल एस्टिमेट फिगर्स। चाहे आप फंड सरेंडर कीजिए, चाहे आप एडिशनल मांगिए। इसमें मुझे बताया गया है कि फाइनल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ाइए करके। फाइनल मॉडिफिकेशन क्या है? अगर आपको फाइनल एस्टिमेट में कोई करेक्शन करना है, फाइनल एस्टिमेट में कोई करेक्शन करवाना है, तो आप फाइनल मॉडिफिकेशन के जरिए आप करेक्शन कर सकते हो। तो आप क्या करते हो? यूनिट्स में अगर आप बैठे हो, हेडक्वार्टर से आपको इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर से आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि अगर आपको फाइनल एस्टिमेट में कोई करेक्शन करना है तो फलाना डेट तक आप फाइनल मॉडिफिकेशन भिजवाइए। तो फाइनल मॉडिफिकेशन जो है, यूनिट क्या करती है? फाइनल एस्टिमेट एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भैया, ये फाइनल एस्टिमेट में अगर कोई लास्ट मिनट कोई बिल आ जाता है, लास्ट मिनट में कोई बिल आ गया, लास्ट मिनट में कोई कोर्ट का डिसीजन आ गया, आपने फाइनल एस्टिमेट इंक्लूड नहीं किया होगा, तो आप क्या करते हो? कोशिश करते हो कि आपको उसमें शामिल कर दो कि भैया ये मेरा फाइनल एस्टिमेट में शामिल कर। तो कैसे शामिल करोगे आप? फाइनल मॉडिफिकेशन में शामिल करोगे। फाइनल मॉडिफिकेशन में शामिल करोगे। बजट जो है, शुरू मेरा बताना रह गया था। एक्सपेंडिचर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल में भी दो एक्सपेंडिचर होता है, एक वोटेड एक्सपेंडिचर और एक चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर, CHARGED, चार्ज एक्सपेंडिचर और वोटेड एक्सपेंडिचर। वोटेड एक्सपेंडिचर क्या है? वोटेड एक्सपेंडिचर वो है जो पार्लियामेंट में पास होता है। वोटेड एक्सपेंडिचर वो है जो पार्लियामेंट में पास होता है और आपको ग्रांट के जरिए आपको मिलती है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है? चार्ज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आपको कोर्ट के आदेश से आपको एक्सपेंडिचर भुगतना पड़ता है। कोई कोर्ट केस चल रहा है, लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है। आपको हर साल अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपको मालूम है इसका, आप अनुमान लगा तो इस साल में अगर डिसीजन आ जाएगा, तो आपको लगता है इस डिसीजन अगर रेलवे के फेवर में आता है तो अलग बात है, अगर ठेकेदार के फेवर में चला जाता है तो आपको उसमें अगर कोर्ट ने बोला कि आपको रेलवे को इतना भुगतान करना पड़ेगा, तो आपको अनुमान लगाते हो कि मेरा ये केस की वजह से मेरा अगर 1-2 करोड़ मेरा जो है मुझे भुगतान करना पड़ेगा कोर्ट के आदेश में। तो वो 2 करोड़ जो है वो आप चार्ज एक्सपेंडिचर में आप एस्टिमेट लगाते हो। मेरा बजट एस्टिमेट में, मेरा रिवाइज एस्टिमेट में, मेरा फाइनल एस्टिमेट में, हर इसमें आपको जो बजट बनाते हो 2 का बनाना है, वोटेड पोर्शन और जैसे मैंने आपको बताया था, वोटेड पोर्शन में voted expenditure is that expenditure which is voted by the parliament. Voted expenditure is that expenditure which is voted by the parliament. मतलब पार्लियामेंट उस पर है और आपको ग्रांट मिलती है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है? इसका कंट्रोल जो है प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के हाथ में है। इट इज नॉट डन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका जो खर्चा का जो कंट्रोल है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चार्ज एक्सपेंडिचर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जितना भी खर्चा है कोर्ट के आदेश से आपको करना पड़ता है। तो अगर आपने कोई आपका जो कोर्ट केस, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपको तो मालूम है कोर्ट केस जो नॉर्मली है सालों साल चलती रहती है। अभी मेरा साल खत्म हो गया 21-22 का, फिर भी अगर कोई कोर्ट का निर्णय नहीं आया तो आपको जो फिर भी आप क्या करते हो, ये कोर्ट केस चल रहा है तो आपका जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसमें आप ग्रांट मांग के रखते हो।
और बोर्ड जो है आपको ग्रांट अलग से देती है। वोटेड एक्सपेंडिचर में अगर आपको कोई ग्रांट है तो आप केवल वो वोटेड एक्सपेंडिचर के लिए ही यूज कर सकते हो। चार्ज एक्सपेंडिचर में कोई ग्रांट मिलता है ऐसा नहीं कि चार्ज एक्सपेंडिचर में कोई ग्रांट आया है और मुझे मालूम है इसका फैसला आने वाला नहीं है तो मैं इसका जो पोर्शन है मैं वोटेड में यूज करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कोई चार्ज एक्सपेंडिचर में बजट ग्रांट पड़ा है, हेडक्वार्टर ने आपको कोई ग्रांट दिया है और आपके पास जो वोटेड एक्सपेंडिचर में जो है खर्चा ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि मेरा जो चार्ज एक्सपेंडिचर में जो ग्रांट है और उसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, तो आपका जो चार्ज का जो ग्रांट है वो आप वोटेड पोर्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। आपके पास भले ही ग्रांट पड़ा हो चार्ज एक्सपेंडिचर का, मगर आप दैट ग्रांट ऑफ चार्ज पोर्शन कैन नॉट बी यूज फॉर पासिंग बिल्स ऑफ वोटेड एक्सपेंडिचर। आपको जब भी ग्रांट आएगा, एक मिनट होल्ड ऑन कीजिए। गांचा जी मैं लेक्चर में हूं। हाँ, मैं 1:30 बजे 2:30 बजे 3 बजे बाद फोन कीजिए मुझे। हाँ नहीं आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। अरे हाँ ठीक है। हाँ अरे मैंने आपको उसका चालान की कॉपी भिजवाई है। जो इसका जो भुगतान है वो WCR रेलवे ने किया था। मैंने राजेंद्र शर्मा को मैंने शेयर भी किया था। उसका जो चालान की कॉपी है, उसका जो 3B का पेमेंट है, तो मैंने कॉपी तो शेयर किया है उसको मैंने राजेंद्र शर्मा को। हम बात कर लो यार उससे। नहीं तो राजेंद्र शर्मा ने भी बताया नहीं ये प्रॉब्लम है, तो मैंने बहुत पहले मैंने उनको तो ये इसका जो पेमेंट है ना WCR रेलवे ने किया था। WCR रेलवे से मैंने इसका डिटेल मंगा के 3B का पेमेंट कितना हुआ था चालान की कॉपी मैंने भिजवाया है। ओके हाँ जैसे मैंने बताया था आपको, वोटेड पोर्शन इज दैट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट। वोटेड का मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। वोटेड पोर्शन इज दैट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट। तो आपको हमेशा ग्रांट जब आएगी, वोटेड का अलग आएगा, चार्ज का अलग आएगा। खर्चा भी आपको अलग अलग मेंटेन करना है, वोटेड का अलग, चार्ज का अलग। चार्ज में अगर कोई पैसा बच गया तो ये नहीं कि आपके चार्ज में पैसा बचा है, चलो वोटर का जो बिल्स है वो भी मैं पास कर लूं। ये अगर होगा तो आपको एक्सप्लेन करने में आपको कठिनाई होगी। आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में आपको ये एक्सप्लेन करने में डिफिकल्ट होगा। ऑडिट वाला जो है आपको पकड़ लेगा, भाई साहब ये एक्सपेंडिचर जो है चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट दिया था आपने, कैसे आपने इसको वोटेड में आपने इसमें खर्चा पास कर लिया। तो आपको आगे मतलब जो होगा, जो रेलवे में होगा, जो यूनिट में होगा, उसको ये एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वोटेड एंड चार्ज पोर्शन इज सेपरेट। वोटेड एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट वोट करती है, चार्ज एक्सपेंडिचर जो है प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती है। नॉर्मली जो है आपके कोर्ट के कहने से जो भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है वो आपका चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या है, अगर आपको मानो कोर्ट ने बोल दिया 5 करोड़ रुपए खर्चा का, कोर्ट ने बोला आपके 5 करोड़ रुपए खर्चा करना है, 5 करोड़ रुपए आपको इस तारीख के अंदर जमा कर दो कोर्ट में, तो रेलवे को क्या करना है, चाहे ग्रांट होवे नहीं होवे, चार्ज कोर्ट ने कह दिया 5 करोड़ रुपए जमा करना है और डेट भी दे दिया 31 मार्च के पहले आप मेरे को ये 5 करोड़ रुपए जमा कर दो, तो आप क्या करोगे, 5 करोड़ तो आपको जमा ही करना है। जमा करने के बाद आप बोर्ड को बोलोगे कि ये डेट दिया था हमको, ये आदर्श मिला। अगर हम आपके पास ग्रांट केवल 3 करोड़ ही है चार्ज एक्सपेंडिचर का और बोर्ड ने बोल दिया 5 करोड़ दे दिया है, तो आप क्या करोगे, हमने अनुमान लगाया था कि 3 करोड़ ही होगा, मगर कोर्ट ने 5 करोड़ जमा करने को बोला है, तो हमने 5 करोड़ जमा कर दिए हैं। ये
मतलब मेरा ग्रांट 3 करोड़ था और मेरा खर्चा 5 करोड़ है, तो ये 2 करोड़ का रीजन ये है करके आपको जस्टिफाइड रीजन है आपके पास। आपने अनुमान लगाया था 5 करोड़ 3 करोड़ ही होगा, मगर कोर्ट ने क्या बोला, नहीं, आपको ये विथ इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट का अमाउंट इतना है, 5 करोड़ आपको देना है। तो आपके पास ग्रांट केवल 3 करोड़ ही है। आप ये नहीं बोल सकते हो कोर्ट को कि भाई साहब हमारे पास केवल ग्रांट 3 करोड़ ही है, हम तो केवल 3 करोड़ ही देंगे। तो कोर्ट क्या करेगी, आप पर कार्रवाई कर सकती है। जीएम के ऑफिस को वो बोल देगी, भैया ये हमने कोर्ट का ऑर्डर दिया है, ये जाओ इस पर्टिकुलर यूनिट को जाके आप कार्रवाई कीजिए करके। तो अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है तो आप क्या करते हो, आपके पास लॉ डिपार्टमेंट है, उनसे ओपिनियन ले लेते हो। तो लॉ डिपार्टमेंट भी यही बोलेगा, भाई साहब आप पहले पैसा जमा कर दीजिए, बाद में अपील करते रहिए। अगर आपने पैसा नहीं जमा किया तो अगर कोर्ट को बोलोगे हमारे पास तो केवल ग्रांट 3 करोड़ ही है और हमारे पास पैसे नहीं, हम बचे हुए 2 करोड़ जो है अगले साल करेंगे, ये ऐसे नहीं होता है। वोटेड पोर्शन में चल जाएगा, हमारे पास ग्रांट कम है, हम बिल अगले साल ठेकेदार को आप बोल सकते हो, ठेकेदार को आप बोल सकते हो कि भाई साहब ये हमारे पास ग्रांट कम है, आप अगले साल ग्रांट जब आएगा हम आपके बिल पास करेंगे। मगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आती है तो आपको ये आंख बंद करके आपको बिल पास करना है चार्ज एक्सपेंडिचर में, और आपको ऑडिट अनुमान लगाया था 3 करोड़ होगा, खर्चा 4 करोड़ ने हमको 5 करोड़ दिया, इसलिए हमको अंतर है। अगर अभी जैसे 22-23 में कोई खर्चा आता है, 22-23 में अभी साल का शुरुआत है, 22-23 का साल का शुरुआत है, अगर कोई चार्ज एक्सपेंडिचर आता है, आपने चार्ज एक्सपेंडिचर में 1 करोड़ रुपए ग्रांट आया है और साल के दौरान मतलब अगले 1 महीने में कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप 2 करोड़ रुपए पेमेंट कर दो, तो आप क्या करोगे, आपके पास ग्रांट तो केवल 1 करोड़ ही है, तो आपको वो 2 करोड़ का पेमेंट तो करना ही करना है। आपके पास भले ही 1 करोड़ हो या 50 लाख हो, ये कोर्ट ने बोला आपको 2 करोड़ जमाओ, आप 2 करोड़ रुपए जमा कर दीजिए। अगर आपके पास केवल 1 करोड़ है, क्या करोगे, आपका जो अगला बजटरी आपका जो रिव्यू आपका जो अगला बजटरी रिव्यू है वो कब है, आपका अगला बजटरी रिव्यू रिवाइज एस्टिमेट और फाइनल एस्टिमेट। तो आप क्या बोलोगे रिवाइज एस्टिमेट में कि ये मेरा 1 करोड़ रुपए जो मेरा चार्ज एक्सपेंडिचर था उसके अगेंस्ट में मैंने 2 करोड़ रुपए मेरा खर्चा हो चुका है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को उसको फंड्स को बराबर करने के लिए मुझे 2 करोड़ कम से कम मुझे ग्रांट चाहिए। आप रिवाइज एस्टिमेट में प्रोजेक्ट करोगे, मेरा 2 करोड़ खर्चा हो चुका है चार्ज एक्सपेंडिचर में, ग्रांट मेरे पास केवल 1 करोड़ ही है, तो आप मुझे रिवाइज एस्टिमेट में 2 करोड़ दीजिए, तभी जाके मेरा आगे चल के ये मेरा एक्सपेंडिचर जो है और ग्रांट जो है मैच होगा। अगर मैच नहीं होता है तो आपने प्रोजेक्ट किया और बोर्ड ने ग्रांट नहीं दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने प्रोजेक्ट ही नहीं किया और आपने खर्चा कर दिया तो आपको एक्सप्लेन करने में कठिनाई आएगी। अगर आपने चार्ज एक्सपेंडिचर 2 करोड़ खर्चा कर दिया और आपने रिवाइज एस्टिमेट और फाइनल एस्टिमेट में आपने ग्रांट मांगा ही नहीं, तो साल के आखिर में क्या होगा, आपका पोजीशन क्या रहेगा, आपका खर्चा तो 1 करोड़ है, आपका ग्रांट तो 1 करोड़ है चार्ज एक्सपेंडिचर में और आपका खर्चा 2 करोड़ है। ऑडिट वाले बोलेंगे आपने रिवाइज एस्टिमेट और फाइनल एस्टिमेट के दौरान आपने क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया। तो बोर्ड तो हमेशा बोलती है चार्ज एक्सपेंडिचर रहेगा तो आप प्रोजेक्ट कीजिए, ग्रांट मिले नहीं मिले, क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर में गोल्डन रूल तो यही है, कोर्ट ने आपको आदेश दिया है आपको खर्चा पास करना है, चाहे आपके पास ग्रांट होवे चाहे नहीं होवे। अगर साल के दौरान है तो आप क्या करते हो, अगला जो आपका बजटरी रिव्यू है उसमें आप प्रोजेक्ट करते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आपको अभी SMH 01 में अगर कोई चार्ज एक्सपेंडिचर आ जाता है जिसका ग्रांट केवल 1 करोड़ ही है और आपको खर्चा आता है 2 करोड़, तो आप 2 करोड़ आज के तारीख में भले ही आपके पास 1 करोड़ ही ग्रांट हो, मगर आपको वो बिल पास कर सकते हो 2 करोड़ तक का। और आपका जो नेक्स्ट बजटरी जो स्टेज है, नेक्स्ट बजटरी स्टेज कौन सा है आपका, रिवाइज एस्टिमेट और फाइनल एस्टिमेट में, उसमें आप क्या करते हो, ज्यादा फंड मांगते हो चार्ज एक्सपेंडिचर में, इसमें मुझे 2 करोड़ चाहिए और फाइनल एस्टिमेट में भी आप 2 करोड़ रखते हो। हमेशा ध्यान में रखिए आप, रिवाइज एस्टिमेट फाइनल एस्टिमेट ये नहीं कि आपको सिर्फ 6 महीने के लिए फंड मांगना है, आपको पूरे साल के लिए फंड मांगना है। 6 महीने में खर्चा हुआ है आपका, तो ये नहीं कि आपको सिर्फ 6 महीने का ग्रांट मांगना है। आपको हमेशा जो रिवाइज एस्टिमेट जब आप सबमिट करते हो पूरे साल के लिए सबमिट करना है। ऐसे नहीं कि मेरा 6 महीने का खर्चा हो चुका है तो सिर्फ मैं 6 महीने का एक्सपेंडिचर बताऊंगा।
आपको 6 महीने में जितना खर्चा हुआ और 6 महीने में आप अनुमान लगाते हो कितना खर्चा होने वाला है, दोनों का जो टोटल बनेगा वो आपका रिवाइज एस्टिमेट बनेगा। फाइनल एस्टिमेट में 10 महीने का खर्चा आपके पास है, तो ये नहीं कि आप केवल 2 महीने का ही फाइनल एस्टिमेट बनाओगे। 10 महीने का खर्चा आपके पास है, 2 महीने में खर्चा कितना होगा, 10 मंथ्स का एक्सपेंडिचर आपके पास है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2 मंथ्स में मेरा खर्चा कितना होगा, दोनों को जोड़ के जो बनेगा वो आपका फाइनल एस्टिमेट पूरे साल का बनेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 महीने का बनेगा या रिवाइज एस्टिमेट में सिर्फ 6 महीने का बनेगा। हमेशा एस्टिमेट्स इज फॉर द एंटायर ईयर, इट इज नॉट दैट इट इज प्रिपेयर्ड फॉर 6 मंथ्स और फॉर 2 मंथ्स। आपको लगेगा फाइनल एस्टिमेट तो जनवरी में मांग रहे हैं, तो आपको केवल 2 महीने का नहीं, फाइनल एस्टिमेट और पूरे साल का बनता है। रिवाइज एस्टिमेट जब आपको मांगते हैं हम अक्टूबर नवंबर में, तो ये नहीं कि आप केवल 6 महीने का बना के दे दोगे, आपको पिछले 6 महीने में खर्चा कितना हुआ है, अगले 6 महीने में खर्चा कितना होने वाला है, दोनों को जोड़कर रिवाइज एस्टिमेट बनाओगे। फाइनल एस्टिमेट में आपके पास 10 महीने का खर्चा हो चुका है, 2 महीने में खर्चा कितना होने वाला है, दोनों को जोड़ के आप जो बनेगा आपका पूरे साल के लिए फाइनल एस्टिमेट बनेगा। तो ये नहीं, एस्टिमेट्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, इट्स नॉट प्रिपेयर्ड पीसमील, 1 महीने या 2 महीने के लिए बनता नहीं है। दूसरी बात, आपने सुना होगा रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब किसी को मालूम है? रीअप्रोप्रिएशन का मतलब मैं बताता हूं। रीअप्रोप्रिएशन, आप लोग में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर डील करते हो उस पे नॉर्मली जो रीअप्रोप्रिएशन होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही होता है। जैसे मैंने कैपिटल में बताया था आपको, अलग अलग प्लैनेड होते हैं, अलग अलग सोर्स होते हैं। प्लैनेड 11 से लेके प्लैनेड 65 तक है। न्यू लाइंस, प्लैनेड 11 न्यू लाइंस, प्लैनेड 14 गेज कन्वर्जन, प्लैनेड 15 डबलिंग, प्लैनेड 16 ट्रैफिक फैसिलिटीज, प्लैनेड 17 कंप्यूटर। हेलो, आवाज आ रही है क्या सबको? आ रही है। नहीं, साहब की आवाज आ रही क्या? नहीं नहीं नहीं, उनकी नहीं आ रही, साहब की नहीं आ रही। लगता है म्यूट हो गया है। अभी अभी आया। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, उनका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। उनकी नहीं आ रही है अभी तो। उन्होंने अगर आपको प्लैनेट 33 में अगर आपको ग्रांट दिया गया है, अगर आपको लगता है इस वर्क में मेरा जो खर्चा है, इस वर्क में कैपिटल में मेरा जो खर्चा है, इस पर्टिकुलर वर्क में, इस पर्टिकुलर साल में, इस पर्टिकुलर वर्क में मेरा खर्चा होने वाला नहीं है, तो आप क्या बोलते हो, इसी प्लैनेट में किसी और वर्क में अंडर द सेम सोर्स, मतलब जैसे मैंने बताया था आपको। एक सेकंड सर। और बोलिए ना सर, आपसे हम लोगों का कनेक्शन टूट गया था, जरा फिर से एक्सप्लेन करें सर। मतलब आपकी वॉइस नहीं आ रही थी बीच में। रीअप्रोप्रिएशन, आ रही आवाज? हाँ, अभी आ रही है। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है अब। ओके, मैं ये बता रहा था रीअप्रोप्रिएशन मतलब क्या है? हाँ, रीअप्रोप्रिएशन मतलब क्या है? रीअप्रोप्रिएशन मतलब जैसे मैंने बताया था आपको, आपने जब आप अपने पिंक बुक देखा होगा, पिंक बुक में वर्क वाइज ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपका वर्क 2.5 करोड़ से होता है तो वो आपके पिंक बुक में शामिल होता है। 2.5 करोड़ से कम होता है तो वो आपके पिंक बुक में वर्क्स कॉस्टिंग बिलो 2.5 करोड़ करके उसमें ग्रुप करके दिया होता है। अगर आपका वर्क मोर देन 2.5 करोड़ होता है तो वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे और वर्क का नाम लिखेंगे, उसका अभी तक का उसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, आज तक का खर्चा कितना है, और इस साल के दौरान
ग्रांट कितना दिया है वो मेंशन, पिंक बुक अगर आपने देखा होगा, अगर आपका कोई सिग्नलिंग का काम चल रहा है रतलाम डिवीजन या बड़ौदा डिवीजन या अहमदाबाद डिवीजन में, तो अंडर प्लैनेट 33 वर्क का नाम मेंशन किया गया होगा बाकायदा। उस वर्क का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है वो मेंशन किया गया होगा। उस वर्क का पिछले साल तक का खर्चा कितना हुआ है और इस साल में ग्रांट कितना दिया है अंडर अलग अलग सोर्स में, ये दर्शाया गया होगा आपके पिंक बुक में। तो साल के दौरान अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर वर्क में मेरा जो खर्चा है, जितना ग्रांट आया है मेरे को इस वर्क में, अगर इस पर्टिकुलर वर्क में ये खर्चा होने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस वर्क से निकाल के आप सेम प्लैनेट एंड सेम सोर्स, ध्यान में रखिए आप, रीअप्रोप्रिएशन इज फ्रॉम वन वर्क टू अनदर वर्क। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपकी। फिर वापस चले गई सर। वापस आवाज चली गई। रीअप्रोप्रिएशन सीखने नहीं देंगे, दोबारा आवाज कट गई। हाँ दोबारा करो। अरे बाप रे, लास्ट में जहां पर आप पहुंचते हैं वहां की आवाज कट जाती है। एक मिनट मैं बात करता हूं आपके बंदे से। बात करो ना सर, फोन नंबर पे फोन हाँ, आता है, वो बोल रहे हैं। करता हूं। ये कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा है यार, सामने वालों को मेरा वॉइस नहीं जा रहा है। नहीं अभी तो आ रही है सर आपकी आवाज़। अरे मैं मोबाइल में बात कर रहा हूँ। नहीं आपकी आवाज़ मैं उस पर सुन पा रहा हूँ सर। तो ये वो जो है, जो पार्टिसिपेंट्स है उनको है कि इश्यू नहीं है, तो कंटिन्यू करूँ मैं? सर कंटिन्यू कीजिए ना। अच्छा ठीक है, ठीक। आवाज आ रही है भाई साहब? अभी आने लगी है सर। आ रही है? क्लियर है क्या? हाँ अभी क्लियर है। अच्छा, जैसे मैंने बताया था रीअप्रोप्रिएशन जैसे मैंने बताया था आपको, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क में जो है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क में अगर आपको लगता है, अगर आपने नॉर्मली रीअप्रोप्रिएशन जो है, एक वर्क में जो खर्चा आपको लगता है कि आपका खर्चा जो है पूरा होने वाला नहीं है, आपको जैसे में नॉर्मली जो रीअप्रोप्रिएशन होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही होता है, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू में नहीं होता है, मगर 99% रीअप्रोप्रिएशन केसेस जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, क्योंकि हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही ग्रांट कम आती है,
रीअप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिंक बुक में वर्क वाइज ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आपके पास जो अगर वर्क ए होगा, सिग्नलिंग का कोई वर्क होगा, सिग्नलिंग का वर्क जो होगा वर्क ए होगा, वर्क बी होगा। वर्क ए का जो ग्रांट है आपको दिया है 50 लाख रुपए और वर्क बी में दिया है आपको 40 लाख रुपए। वर्क ए का जो खर्चा है वो आपको लग रहा है कि इस साल में खर्चा कुछ किसी कारणवश जो है ये मेरा खर्चा जो है 50 लाख मेरे को मतलब होगा नहीं, होगा खर्चा नहीं होगा। और दूसरा जो वर्क बी जो है, जो आपको ग्रांट कम मिला है और उसका जो खर्चे का जो ट्रेंड है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप रिवाइज एस्टिमेट में ज्यादा ग्रांट मांग सकते हो कि भैया ये वर्क में मुझे ज्यादा पैसे दीजिए। या आपके पास ये जो वर्क ए जो है जिसमें आपको लगता है कि खर्चा होने वाला नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि इस वर्क में जो ग्रांट मिला है उस वर्क का जो ग्रांट है उसमें से 50 लाख मिला है, उसमें से 20 लाख रुपए निकाल के आप मुझे वर्क बी में दे दीजिए। ये तभी संभव है अगर ये सेम प्लैनेट 33 का 33 में ही रहेगा, कैपिटल का कैपिटल में ही होगा। ऐसा नहीं कि आपको ग्रांट दिया है कैपिटल में और आप बोल रहे हो कि RRST से निकाल के आप मुझे दीजिए। रीअप्रोप्रिएशन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन सेम सोर्स सेम प्लान हेड। आपको मैंने बताया था प्लैनेट क्या है करके, आपका प्लैनेट 33 है। 33 में अगर आपका कोई वर्क है सिग्नलिंग का, क्या बोलते हैं उसको यार, RRI का कोई काम करते हैं, रूट रिले इंटरलॉकिंग का कोई काम करते रहेंगे आप। रूट रिलिंग आपका समझो रतलाम और इसके बीच में, देवस के बीच में रूट रिलिंग इंटरलॉकिंग का कोई काम होगा, तो आपका पिंक बुक में उस वर्क के अगेंस्ट में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका खर्चा कितना हुआ है और ग्रांट आया होगा, उसका ग्रांट आया होगा अंडर अलग अलग सोर्स। कैपिटल में कितना है, DRF में कितना है और DF में कितना है, SF में कितना है और RRSK में कितना है। उसी तरह दूसरा कोई वर्क होगा आपका, वर्क बी और सेम डिवीजन में, उसमें भी आपको ग्रांट आया होगा अलग अलग सोर्सेस में। जो वर्क बी का जो एक्सपेंडिचर जो तेजी से बढ़ता जा रहा है अंडर द सेम सोर्स, कैपिटल में ही ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो वर्क ए में जो आपका खर्चा कैपिटल में कम हो रहा है वो आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल का जो ग्रांट है मेरा वर्क ए में जो 50 दिया है 10 लाख रुपए निकाल के आप मुझे वर्क बी में कैपिटल में ही दीजिए। रीअप्रोप्रिएशन इज ट्रांसफरिंग ऑफ ग्रांट फ्रॉम वन वर्क टू अनदर टू। आपको मालूम है कि ये वर्क में अगर मैं पूरे साल भी पढ़ूंगा तो भी मेरा वर्क ए में खर्चा होने ही वाला नहीं है। अगर तो क्या कर सकता हूं, अगर वर्क ए से निकाल के मैं वर्क बी में डालूं तो कम से कम मेरा वर्क बी का जो खर्चा है वो तो निकल जाएगा करके। मगर ये करने से पहले आपको ये मतलब तय करना होगा कि दिस इज विद इन द सेम प्लान हेड एंड सेम सोर्स ऑफ फंड। समझ में गया? मतलब कैपिटल टू कैपिटल, DRF टू DRF, DF टू DF, और वो भी प्लैनेट 33 टू 33। ऐसा नहीं कि 33 में खर्चा कम हो रहा है और 36 में खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। 33 में अगर खर्चा कम है और 36 में खर्चा बढ़ते जा रहा है, तो ये नहीं कि 36 वाला बंदा बोलेगा कि भाई साहब आपका 33 में खर्चा कम हो रहा है तो आप जो फंड है 33 का वो मुझे 36 में दे दीजिए। 36 आप जानते हो क्या है? अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स। प्लैनेट 36 जो है अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स। तो रीअप्रोप्रिएशन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन सेम प्लान हेड सेम सोर्स ऑफ फंड। और हर रीअप्रोप्रिएशन जो है आपको हेडक्वार्टर भिजवाना पड़ेगा। हेडक्वार्टर में आने के बाद ये इसका एक कुछ पर्टिकुलर लिमिट है, इसके बाद इसको आपको GM का सैंक्शन लेना पड़ता है, जो GM को जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई साहब ये वर्क है, इस वर्क में हमने खर्चा कम हो रहा है और उस पर्टिकुलर वर्क में दूसरा जो पर्टिकुलर वर्क है इसमें वर्क तेजी से जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क का जो फंड्स है इस पर्टिकुलर वर्क ए से हम वर्क बी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो GM का सैंक्शन होने के बाद ये रीअप्रोप्रिएशन होता है और उसके बाद ही आप वर्क बी का जो ज्यादा खर्चा हो रहा है आप उसका बिल्स पास करते हो। रीअप्रोप्रिएशन सैंक्शन होने के बाद ही आप बिल पास कर सकते हो। तो ये एक रीअप्रोप्रिएशन का जो फंडा है। रीअप्रोप्रिएशन इज नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन सेम प्लान हेड। सर GM की कितने पावर है रीअप्रोप्रिएशन करने के लिए?
जीएम की पावर्स क्या है, ये मैं भी अब 5 साल से बजट से निकल चुका हूं। जो फंड का अगर जो रिअप्रोप्रिएशन का जो पावर्स है वो मैं मालूम करके आपको मैं बताता हूं। तो सर अगर जीएम की लिमिट से बाहर जाता है तो रेलवे बोर्ड में भी जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल, जीएम के पावर्स में नहीं है तो बोर्ड ही जाएगा। फॉर दैट मैटर, अगर आपको एक फंड से दूसरा, अगर आपका प्लैनेट 33 है, प्लैनेट 33 में ही आपको कैपिटल से निकाल के डीआरएफ में डालना है, तो ये भी जीएम के पावर्स में नहीं है, ये भी बोर्ड ही जाएगा। अगर कैपिटल से निकाल के आपको डीआरएफ में डालना है विद इन द सेम प्लैनेट 33 में ही, सेम वर्क है आपका। आपको मालूम है डीआरएफ में खर्चा हो ही नहीं रहा है और कैपिटल में खर्चा तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई साहब सेम प्लैनेट है, सेम वर्क है, ये डीआरएफ में खर्चा ही नहीं हो रहा है तो चलो मैं डीआरएफ का फंड जो है कैपिटल में यूज कर लूं, ये भी नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, प्रपोजल बना के हेडक्वार्टर भिजवाओगे, हेडक्वार्टर में जीएम का परमिशन, जीएम का अप्रूवल लेके ये रेलवे बोर्ड ही जाएगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर इज नॉट विद इन द पावर्स ऑफ द जोनल रेलवे, ये रेलवे बोर्ड ही जाएगा। एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट, एक सोर्स से दूसरा सोर्स, ये रेलवे कोई भी जोनल रेल के पावर्स में नहीं है, ना जीएम के पावर्स में है, ये बोर्ड में ही जाएगा। क्यों जाएगा आप पूछोगे, क्योंकि ये जो है पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया था, तो जीएम जो है पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है, तो इसीलिए आपको बोर्ड को भिजवाना पड़ रहा है। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे मैंने आपको बताया था किसमें है, एसएमएचएस में, मतलब एसएमएच 01। अगर आप एसएमएच से कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं डिमांड करके बताता हूं, डिमांड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, डिमांड 3 to 13 has now become SMH 01 to SMH 11। हाँ बोलिए मीना जी, कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। हाँ, कुछ भी होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ये पर्टिकुलर है करके, मैं आपको जितना डाउट होगा मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको केवल 30 मार्क का क्वेश्चन है, मैं अगर ज्यादा डीप जाऊंगा तो आप कंफ्यूज रहोगे। आपको केवल जो एलिमेंट्री ज्ञान है बजट का उतना ही आप ले लीजिए, ज्यादा डीप में मत जाइए, ज्यादा डीप मत पढ़िए। आपका जो टेक्निकल क्वेश्चंस है उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं केवल एलिमेंट्री बजट है, आपको ज्यादा जाओगे डीप में तो मैं डीप में जाओगे तो आपको उसका ज्ञान देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, मगर मुझे लगता नहीं है कि इतना डीप में आपको मतलब सवाल आएंगे। जो आपका एलिमेंट्री बजटरी नॉलेज कितना है वही आएगा आपको। रीअप्रोप्रिएशन रेवेन्यू में भी होता है। रेवेन्यू में जैसे आपको मैंने बताया था एसएमएच 01 to एसएमएच 11 तक है, जैसे डिमांड 3 to 13 है, एसएमएच 1 to 11 है। रेवेन्यू एसएमएच में क्या होता है, एसएमएच माइनर हेड, डिटेल्ड हेड। आपको एसएमएच 0 क्या हो गया, डिमांड नंबर 100 में जीएम का जितना भी ऑफिस का जितना भी खर्चा है वो एसएमएच 01 100 में बुकिंग होती है। 01 100 के आगे क्या है, माइनर हेड 110, इसको बोलते हैं माइनर हेड। उसके आगे और एक है डिटेल्ड हेड, 110 के आगे भी है 111, 112, 113। तो आपका जो डिमांड, जो आपका जो नॉर्मली ग्रांट आती है रेलवे बोर्ड से, आपको जो ग्रांट आती है बोर्ड से केवल माइनर हेड वाइज आती है, डिमांड नंबर 3। और आपको जो ग्रांट मिलती है, आपको जो ग्रांट मिलती है एसएमएच 01 में 110 में कितना है, 120 में कितना है, 130 में कितना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आपको जो खर्चा मॉनिटर भी करना है, आपको 110 में कितना है, 120 में कितना है, 130 में। आपको जो एलोकेशन जो है, आपका जो एलोकेशन जो है 01 110, 01 क्या है, एसएमएच 01 जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेड है। ये एसएमएच 02 रिपेयर एंड मेंटेनेंस परमानेंट वे, एसएमएच 02 में 100। एसएमएच 03 मतलब क्या है, डिमांड 3 रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोटिव पावर। एसएमएच 04 रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैरेज एंड वैगन,
ये तीन आपके एक्सपेंडिचर जो है नॉर्मली है ना, ये मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तीन डिमांड्स है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तीन डिमांड्स है, 4, 5, 6, 7, मतलब 4 एसएमएच है, सॉरी 4 एसएमएच है, 02, 03, 04, 05। एसएमएच 02 क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस परमानेंट वे। एसएमएच 03 क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोटिव पावर। एसएमएच 04 क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैरेज एंड वैगन। एसएमएच 05 क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये चार जो है एसएमएच जो है केवल आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा दिखाएगी। उसके आगे के चार जो खर्चे हैं मतलब एसएमएच 07, एसएमएच 08, एसएमएच 09 और एसएमएच 010, ये चारों जो है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कौन सा है मेरे को भी थोड़ा एसएमएच 05 मैंने बताया था आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर डिमांड नंबर एसएमएच 06 इज ऑपरेशन एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया था। एसएमएच 02, एसएमएच 03, एसएमएच 04, एसएमएच 05 ये सारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है। एसएमएच 06, एसएमएच 07, एसएमएच 08 ये चारों ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, मतलब जो आपके जो गाड़ियां चल रही है उसका ऑपरेशन के लिए जो खर्चा है ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहलाती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस जो है, ऑपरेशन 06 क्या है? ऑपरेशन एक्सपेंसेस रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। डिमांड नंबर 9 ऑपरेशन एक्सपेंसेस ट्रैफिक। और डिमांड नंबर एसएमएच 08 ऑपरेशन एक्सपेंसेस फ्यूल। आपका जो फ्यूल है, आपका जो ट्रेन चलती है उसके लिए बिजली खर्चा होती है और आपका डीजल खर्चा होता है, ये सारे जो है एसएमएच 08 में बुक होता है। और बचा हुआ दो डिमांड एसएमएच 9 मतलब स्टाफ वेलफेयर, एसएमएच 10 जो है मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस, और एसएमएच 13 क्या है? सॉरी एसएमएच 11 क्या है आपका? एसएमएच 11 जो है पीएफ एंड पेंशनरी बेनिफिट्स का जो एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जो डिटेल्स जो है वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो शायद मेरा ट्यूसडे को फ्राइडे को एक मेरा लेक्चर है, उसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में पढ़ाना है उसको। उस समय में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। आज मैं केवल आपको बजट के बारे में ही बताया है। मैंने आपको बजटेड टर्म्स, बजट ग्रांट क्या है, आपने जो बजट एस्टिमेट भेजा है उसके आधार पे आपको बजट ग्रांट मिलती है। रिवाइज एस्टिमेट्स क्या है? रिवाइज एस्टिमेट के आधार पे आपको रिवाइज ग्रांट मिलती है। फाइनल एस्टिमेट के आधार, फाइनल एस्टिमेट और फाइनल मॉडिफिकेशन के आधार पे आपको फाइनल ग्रांट मिलती है। ठीक है, बजट के रिव्यू के कितने स्टेजेस हैं? रिव्यू के मैंने आपको बताया था कितने स्टेजेस है। रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट, फाइनल एस्टिमेट, 3 स्टेजेस है। बजट रिव्यू के स्टेजेस कितने हैं? 3 है। रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर, अभी आपको बजट ग्रांट मिला होगा 22-23 का। अगर आप कोई एग्जीक्यूटिव हो तो अगर आपको मालूम होगा हेडक्वार्टर बजट सेक्शन से आपको 22-23 का बजट ग्रांट आया होगा। अगस्त रिव्यू बंद हो चुका है। अगस्त रिव्यू आप आजकल अगर आप एग्जीक्यूटिव हो तो आपको मालूम होगा आप अगस्त रिव्यू बना के भेजते ही नहीं हो। अगस्त रिव्यू बंद हो चुका है। अगस्त रिव्यू आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगस्त रिव्यू इज जस्ट ए रिव्यू एक्सरसाइज। अगर आपको पूछेंगे कोई भी, अगस्त रिव्यू इज जस्ट ए रिव्यू एक्सरसाइज, इट इज डिसकंटिन्यूड। अगस्त रिव्यू बंद हो चुका है। अगर फिर भी आपको एग्जाम में सवाल आता है अगस्त रिव्यू के बारे में, तो अगस्त रिव्यू में आपको 5 महीने का खर्चा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
5 महीने का अगस्त तक का खर्चा आपको अगस्त में दर्शाना है, 5 महीने का खर्चा और बचे हुए 7 महीने में आपको खर्चा कितना लगेगा ये आपके अगस्त रिव्यू में दिखाना पड़ता है। अगर आपको सवाल आता है अगस्त रिव्यू का तो मैं बता रहा हूं अगस्त रिव्यू में क्या है, 5 महीने का खर्चा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने में जो खर्चा हुआ है, 5 महीने का एक्चुअल्स आपके पास होता है, बचे हुए 7 महीने में खर्चा कितना होने वाला है, 5 + 7 12 मंथ्स में आपका खर्चा कितना होने वाला है ये आपके अगस्त रिव्यू में आपको बताना है अगर आपको सवाल आया तो। नहीं तो अगस्त रिव्यू इज नो मोर इन ऑपरेशन, अगस्त रिव्यू बंद हो चुका है। उसके बाद आपको क्या है, सितंबर महीने में आपको रिवाइज एस्टिमेट बना के भिजवाना है। रिवाइज एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर, चालू साल के लिए आपको रिवाइज एस्टिमेट बनाना है। साथ ही साथ में आपको अगले फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बजट एस्टिमेट भी साथ में ही सबमिट करना है। रिवाइज एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर, रिवाइज एस्टिमेट फॉर द चालू ईयर और बजट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले वित्त वर्ष के लिए आपको एक साथ सबमिट करना है। ये करने के बाद जनवरी फरवरी में आपको फाइनल एस्टिमेट ओनली फॉर द करंट ईयर, ओनली फॉर द करंट ईयर ये आपको सबमिट करना है। तो अगले साल का जो बजट जो आपने रिवाइज एस्टिमेट में सबमिट किया है, अगले साल का जो बजट एस्टिमेट आपने जो सबमिट किया है एट द टाइम ऑफ रिवाइज एस्टिमेट, उसी के आधार पे आपको अगले साल का बजट ग्रांट मिलता है। अभी आपको जो बजट ग्रांट मिला है 22-23 का जो बजट ग्रांट मिला है वो किसके आधार पे मिला है, कौन से आधार पे मिला है आपको बजट ग्रांट? आपने जो 21-22 का जब आपने रिवाइज एस्टिमेट बनाया था उसी टाइम पे आपने 22-23 का बजट एस्टिमेट भी सबमिट किया था। उसी को सामने रखते हुए रेलवे बोर्ड क्या करती है, 22-23 का बजट भी सैंक्शन करा लेती है और आपको साल की शुरुआत में आपको ग्रांट देती है। तो आप बोलोगे हमने तो ग्रांट दिया, हमने तो बजट ग्रांट बनाया ही नहीं था। आप अगले साल का अभी 23-24 का जो बजट एस्टिमेट है वो आपको रिवाइज एस्टिमेट जब आप बनाओगे 21-22 का, उसके 22-23 का सॉरी, रिवाइज एस्टिमेट जो आप बनाओगे आप 22-23 का, उसी के साथ में आप 2023-24 का बजट एस्टिमेट भी बना के आपको हेडक्वार्टर भिजवाना है और वो रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट दोनों एक साथ जाती है बोर्ड को। और 23-24 का जब बजट आएगा तब आपको बजट ग्रांट मिलेगा। तो बजट ग्रांट क्या है आपको मैंने बताया, रिवाइज ग्रांट क्या है, रिवाइज एस्टिमेट जो आपने भिजवाया था उसके आधार पे आपको रिवाइज ग्रांट मिलती है। फाइनल ग्रांट क्या है, फाइनल एस्टिमेट या फाइनल मॉडिफिकेशन के आधार पे जो ग्रांट आती है वो आपके फाइनल एस्टिमेट है। रीअप्रोप्रिएशन क्या है, रीअप्रोप्रिएशन मतलब एक पर्टिकुलर वर्क में से फंड निकाल के दूसरे वर्क में ट्रांसफर करते हो, सेम सोर्स सेम प्लैनेट, सेम सोर्स सेम प्लैनेट तो ही पॉसिबल है। विद इन एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट, एक सोर्स से दूसरा सोर्स अलाउड नहीं है, आपको भिजवाना भी नहीं है बोर्ड को। एक सोर्स से दूसरा सोर्स, प्लैनेट 33 में खर्चा कम हो रहा है तो प्लैनेट 36 वाले ने बोल दिया भाई साहब आपका सिग्नलिंग का खर्चा कम हो रहा है, हमारा बिजली जो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स का खर्चा बहुत ज्यादा से हो रहा है, तो आप हमका जो 33 का फंड है हमको दे दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको जब भी आपको रीअप्रोप्रिएशन करना है, सेम प्लान हेड सेम सोर्स विद इन, और जीएम का पावर्स, जीएम का पावर्स क्या है ये मैं आपको पता करके बोलता हूं। मेरे पास अभी उसका ज्ञान नहीं है तो मैं किसी से पूछ के मैं आपको शेयर करता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बोलता हूं, आप लिख लीजिए। आपको जो भी डाउट्स होगा आप मुझमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका दूसरा भी कोई डाउट्स होगा अगर मेरे से बन सकेगा तो मैं, अगर मुझे मेरे नॉलेज में है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आपके पास आपका पिछले साल का कोई क्वेश्चन पेपर्स है एमसीक्यू का, वो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 99696 32955।
मैं दोबारा बोल रहा हूं 9969632955, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके पास पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके भिजवाता हूं। ये हो गया बजट का मोटा मोटा, मतलब जो है मोटा मोटा टर्म्स मैंने बताया। वोटेड एक्सपेंडिचर क्या है? वोटेड एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है? चार्ज एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय द, मतलब जो एक्सपेंडिचर कोर्ट के कहने से, कोर्ट का कोई आदेश है, कोर्ट का कोई आदेश है कि भाई साहब ये केस आपके फेवर में नहीं है, ये खर्चा आपको उस ठेकेदार को भुगतान कीजिए, तो ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसके आगे कोई डाउट हो तो मुझे आप बताइए, तो मैं आपको सॉल्व कराता हूं, वरना मैं लेक्चर यहां समाप्त करता हूं। सर इसका मटेरियल मॉडिफिकेशन का बता सकते हैं थोड़ा? सॉरी, मटेरियल मॉडिफिकेशन का बता सकते हैं सर थोड़ा? मटेरियल मॉडिफिकेशन बता तो सकता हूं, मगर मेरा जो ज्ञान है वो अधूरा है। मटेरियल मॉडिफिकेशन जितना मुझे मालूम है मैं आपको बता सकता हूं। हाँ ओके सर, ओके। कितना मटेरियल मॉडिफिकेशन जितना मेरा ज्ञान है उतना मैं बता सकता हूं, नहीं तो फिर क्या है, अगर मैं बताऊं और आपने एग्जाम में डाल दिया गलत होगा। इसलिए मटेरियल मॉडिफिकेशन ये है कि आपने कोई एस्टिमेट बनाया, डिटेल एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट या रिवाइज एस्टिमेट, बनाते टाइम आप बनाते हो कि आपको ये ट्रैक बिछाना है, आपको ये सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग का काम करना है, तो आप एस्टिमेट बनाते हो। अब आइटम वाइज एस्टिमेट बनाते हो, ये मुझे खर्चा लगेगा, ये पर्टिकुलर टर्म्स लगेंगे करके, ये खर्चा रहेगा करके। उस स्कोप ऑफ मटेरियल मॉडिफिकेशन वो होता है कि आपका जो आपने एस्टिमेट बनाया है उस स्कोप के अलावा आप कोई नया वर्क डालना चाहते हो, आपका इंटरलॉकिंग के वर्क में आप कोई नया वर्क शामिल करना चाहते हो, सेम प्लैनेट में आपका इंटरलॉकिंग के वर्क में आपने जो आइटम्स मांगे थे उसके हिसाब से आपने एस्टिमेट बनाया था। आप कोई नया आइटम इंट्रोड्यूस करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एस्टिमेट में, जो आपके एस्टिमेट में जो आपके वर्क से रिलेटेड ही नहीं है, जो आपके इंटरलॉकिंग के वर्क से रिलेटेड ही नहीं है, वो कहलाएगा मटेरियल मॉडिफिकेशन। आपका एस्टिमेट है, ये आपको मालूम है इंटरलॉकिंग में आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं। इंटरलॉकिंग के काम में आपको मालूम है मुझे 10 सिग्नलिंग के इक्विपमेंट्स लगेंगे, मुझे 10 क्या बोलते हैं वो आपका RRI का, रूट रिले का, मुझे ये 10 मुझे मालूम है, आइटम वाइज मेरे पास रिक्वायरमेंट है। मगर आप कोई LC वर्क का कोई काम करना चाहते हो इसी वर्क में, जो आपके स्कोप में ही नहीं था। एनी आइटम विच इज इंट्रोड्यूस्ड विच इज नॉट इन द स्कोप ऑफ वर्क, इन द स्कोप ऑफ द एस्टिमेट, आपका एस्टिमेट में नहीं था, एस्टिमेट से हटके, ये स्कोप ऑफ वर्क से हटके है, वो उसको मटेरियल मॉडिफिकेशन कहलाएगा। क्योंकि आपने पहले ही बनाया था, आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या था, मेरे को ये काम लगेगा, मुझको ये काम लगेगा, मुझे ये वर्क्स लगेगा, मुझे ये आइटम्स लगेंगे, मुझे फलाना आइटम लगेगा। मगर आपने कोई नया आइटम डाल दिया आपने, जो आपके जो मेन वर्क जो है इंटरलॉकिंग से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपका फाइनेंस वाला बंदा बोलेगा ये तो मटेरियल मॉडिफिकेशन है, ये हमारे पास ये नहीं होगा, इसके लिए आपको GM का सैंक्शन लेना पड़ेगा, ये वर्क से रिलेटेड ही नहीं है। आपको मटेरियल मॉडिफिकेशन का जो डेफिनेशन, मटेरियल मॉडिफिकेशन क्या क्या है करके उसका एक डेफिनेशन है, क्या डाल सकते हो करके। अगर मेरे पास उसका डेफिनेशन अभी मेरे पास नहीं है, मैं शेयर करता हूं अगले लेक्चर में मटेरियल मॉडिफिकेशन में क्या क्या अलाउड है करके। उसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो मटेरियल मॉडिफिकेशन होगा। तो मटेरियल मॉडिफिकेशन है वो जो है आपको आपके जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव जो है उससे अप्रूवल लेके हेडक्वार्टर भिजवाने के बाद एस्टिमेट में इंक्लूड करना पड़ेगा, भाई साहब ये मटेरियल मॉडिफिकेशन है। फिर यहाँ हेडक्वार्टर में फाइनेंस सेक्शन जो है वो एग्जामिन करेगी भाई साहब ये मटेरियल मॉडिफिकेशन जायज है या नहीं, और वो GM के पास भिजवाएगी कि भाई साहब ये एस्टिमेट में ये नया वर्क है जो मटेरियल मॉडिफिकेशन कहलाएगा। फिर मटेरियल मॉडिफिकेशन अगर बोर्ड GM के लिमिट्स में है तो वो GM सैंक्शन करेगा, अगर बोर्ड के लिमिट्स में है बोर्ड जाएगा
फिर बोर्ड जाने के बाद मटेरियल मॉडिफिकेशन सैंक्शन होके आएगी, तब क्या होगा, आपका अगर वर्क 1 करोड़ का है और आपने ये 20 लाख का मटेरियल मॉडिफिकेशन दिया है और बोर्ड ने आपका जो मटेरियल मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो एस्टिमेट है 1 करोड़ का था वो 1 करोड़ 20 लाख बन जाएगी। मैं ग्रांट नहीं बोल रहा हूं। मटेरियल मॉडिफिकेशन इज ओनली फॉर इंक्रीज। जब आपको लगता है कि हाँ भैया यहाँ ये ट्रैक बिछा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ रतलाम और देवास के बीच आप ट्रैक बिछा रहे हो, आपने अनुमान लगाया कि ये ट्रैक मुझे बिछाना है, साथ में आपको मालूम लगता है कि भाई साहब ये ट्रैक के साथ में ये मुझे यहाँ लेवल क्रॉसिंग में जो वहाँ जो गेटमैन है, जो की मैन है, उनका मुझे क्वार्टर्स बनाना है। नॉर्मली अगर आप देखते हो लेवल क्रॉसिंग के बगल में ही लेवल क्रॉसिंग जो गेटमैन होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका घर जो है काफी दूर होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो रेसिडेंशियल क्वार्टर है वो पास में ही होना चाहिए। तो आपने जब न्यू लाइन का प्रपोजल भिजवाया था तो आपने ये अनुमान नहीं किया था कि ये मैं इसमें लेवल क्रॉसिंग में मैंने ये रेसिडेंशियल क्वार्टर भी लगाऊंगा करके। तो न्यू लाइन का खर्चा नॉर्मली क्या होता है, आपको न्यू लाइन बिछाना है तो आप उसमें अगर आप रेसिडेंशियल क्वार्टर डालते हो तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्वार्टर क्यों जरूरी है। आपको बताना पड़ेगा कि ये न्यू लाइन, ये 10 किलोमीटर का न्यू लाइन है, इसमें मेरे 3 लेवल क्रॉसिंग है, 3 लेवल क्रॉसिंग में ये मेरे स्टाफ का जो गेटमैन है इनके लिए मुझे रेसिडेंशियल क्वार्टर बनाना है। इसके लिए ये मेरे ओरिजिनल एस्टिमेट में ये शामिल नहीं था, तो ये मेरा ये रेसिडेंशियल क्वार्टर का जो खर्चा है ये मेरा ये इतना खर्चा है। तो फिर ये इसको मटेरियल मॉडिफिकेशन, आपका मेन वर्क क्या था, ट्रैक न्यू लाइन डालना, और आप अभी जो बता रहे हो आप केवल एक किसी आपका जो स्टाफ है उसके लिए आप क्वार्टर बना रहे हो, ये आपका मेन वर्क से हटके ये वर्क है। इसको ये दिस इज कॉल्ड मटेरियल मॉडिफिकेशन। ये कहलाएगा मटेरियल मॉडिफिकेशन कि आपका जो मेन वर्क है इसको इस फॉर लेइंग ऑफ न्यू लाइन बनाना, डबलिंग का काम है आपका सिंगल ट्रैक चल रहा है, आप डबलिंग का काम करते हो, डबलिंग में आपने सब प्रोविजन किया है, ओएचई का डबलिंग का सब प्रोविजन कर लिया है। फिर बाद में आप बोल रहे हो अरे भैया ये डबलिंग तो काम भी है, इसमें ये भी काम कराना है मुझे, मेरे को ओएचई का भी काम कराना है, डबलिंग विद। अगर आपने पहले ही अगर आपको मालूम करता है कि मुझे इलेक्ट्रिफिकेशन भी करना है, तो अगर आपने एस्टिमेट में प्रोवाइड कर दिया है डबलिंग के साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन भी करना है, अगर आपका मालूम है कि ये मेरा डबलिंग सिंगल लाइन है जो डीजल पे चल रही है, अभी सब काम आजकल क्या हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन पे चल रहा है, तो आपको मालूम है ये लाइन आपको रतलाम से लेके या अहमदाबाद से लेके कहाँ पालनपुर, ये डीजल है, सिंगल लाइन है, इसको मैं डबल लाइन करना चाहता हूँ। तो अगर आपने सिर्फ डबल लाइन का ही प्रपोजल भिजवाया, बाद में आपको याद आया कि भाई साहब ये डबल लाइन नहीं, डबल लाइन के साथ में मुझे क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी करना है, तो आपका खर्चा जो है कितना बहुत बढ़ जाता है। आपका खर्चा जब बढ़ जाता है तो आपको पूछेगा खर्चा क्यों बढ़ रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि डबलिंग के साथ में मैं इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर रहा हूं। तो वो बोलेगी आपने फिर पहले एस्टिमेट में क्यों नहीं किया था, तो अब एक बार बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये हमको आदेश नहीं था, अभी हमको आदेश आया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन भी करना है साथ साथ में। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो खर्चा है वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो खर्चा रहेगा वो मटेरियल मॉडिफिकेशन कहलाएगा। जो वर्क प्रपोज कर रहे हो, कोई भी न्यू वर्क प्रपोज कर रहे हो एग्जिस्टिंग वर्क में जो वर्क से हटके है, तो वो मटेरियल मॉडिफिकेशन कहलाएगा। कौन सा मटेरियल मॉडिफिकेशन में क्या क्या आइटम जायज है उसका लिस्ट मैं आपको शेयर करता हूं। अगर मेरे पास कोई कमेंट नंबर होगा तो मुझे बताइए, मटेरियल मॉडिफिकेशन में आपको शेयर करता हूं डेफिनेशन क्या है करके, वो आपके टेक्निकल एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो वो आपको काम में आएगा। अदरवाइज मैं टैग साहब को भेज दीजिएगा। सॉरी सर हाँ सर बोलिए। मैं आपको आपका अपना नंबर देता हूँ, हाई करके देता हूँ आपको, ठीक है, और उस पे दे दीजिएगा। और सर जो अभी जो पढ़ाया आज का आपने, कुछ नोट्स मिल जाएगा सर? आपका एग्जाम का डेट तय हुआ है क्या? नहीं तय नहीं है अभी, डेट तो है लास्ट, इस महीने के लास्ट में है। ठीक है, मैं कुछ आपका जो पिछले साल का अगर तय हो गया ना, 29 तारीख तय हो चुका ना। हाँ वही तो लास्ट है ना, इस महीने का लास्ट है। अच्छा, इस महीने का लास्ट है, तो मेरे पास जो मैं नोट्स, मतलब मैं आपको ये नहीं चाहता हूं कि मैं आपको कोई डिस्क्रिप्टिव नोट्स दे दूं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नोट्स पढ़ के है ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं अपने लेवल पे कुछ नोट्स बनाता हूं एमसीक्यू की तरह,
और जी। आपको मैं शेयर करता हूं, वही आप पढ़ लीजिए। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव नोट दे दूं, मेरे पास जो कोड बुक है वो उठा के दे दूं, तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो मैं अपने लेवल पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं ना सर, वो ही भेज दीजिए, हम तो उतना ही पढ़ लेंगे सर। हाँ, तो मैं एक 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने लेवल पे तैयार करता हूं और मैं आपको शेयर करता हूं, वो आप तैयार कर लीजिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। जी सर, ठीक ठीक है, सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, मैं लेक्चर यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। राइट सर, राइट, थैंक यू। थैंक यू।